आज की तारीख में अगर हम एनाकोंडा का नाम लें तो अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि ये इतना बड़ा और चालाक सांप है कि इसके आगे हमारी और आपकी कोई हैसियत नहीं है। इसका आकार, ताकत और नेचर इतना खतरनाक है कि आज की तारीख में इसके मुकाबले का कोई दूसरा सांप नजर नहीं आता। मगर हमेशा से ऐसा नहीं था। आज से करोड़ों साल पहले धरती पर इसी के मुकाबले का ऐसा सांप पाया जाता था जो वाकई में बहुत ही खतरनाक था। इस सांप को टाइटेनोबोआ के नाम से जाना जाता था। लेकिन जरा सोचिए, अगर टाइटेनोबोआ आज की तारीख में यहाँ आ जाए और एनाकोंडा के साथ जंग शुरू कर दे तो जीत किसकी होगी? सबसे बड़ी बात यह है कि नजारा कैसा होगा। मैं तो सोच के हैरत में हूँ। चलो देखते हैं कौन जीतता है। एनाकोंडा अमेरिका के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाने वाला खतरनाक सांप है। आकार में बहुत बड़ा होता है और जहरीला नहीं होता। यह सांप भी बोआ फैमिली से संबंधित है और अमेज़न के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। यानी अमेज़न के घने जंगलों में पाया जाने वाला यह सांप बड़ा ही ताकतवर और चालाक होता है, जिसकी हंटिंग स्किल बड़ी ही डेंजरस होती है। एनाकोंडा सांप के 4 प्रकार पाए जाते हैं। पहला ग्रीन एनाकोंडा, दूसरा येलो एनाकोंडा, बोलियन, डार्क स्पॉटेड एनाकोंडा। इनमें सबसे बड़ा सांप ग्रीन एनाकोंडा होता है। बहुत ही खतरनाक शिकारी होते हैं ये एनाकोंडा, जो भूख लगने पर और भी ज्यादा खूंखार हो जाते हैं। टाइटेनोबोआ और एनाकोंडा दोनों ही एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी कि हम यह भी कह सकते हैं कि एनाकोंडा के पूर्वज ही टाइटेनोबोआ हुआ करते थे। यानी हमारी आज की जो फाइट है वह बेसिकली एक ही परिवार के बीच है, जहां बाप और बेटे के बीच ही जंग होगी। टाइटेनोबोआ धरती पर पाए जाने वाले सांपों की इस प्रजाति का समय आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले बताया जाता है। दरअसल यह वही समय था जब धरती पर अंतरिक्ष से उल्कापात हुआ था और डायनासोर की पूरी प्रजाति समाप्त हो गई थी। डायनासोर की समाप्ति के बाद ही इस धरती पर जिस नए युग की शुरुआत हुई, उसमें टाइटेनोबोआ की हैसियत किसी राजा से कम नहीं थी। यह बहुत ही खतरनाक और ताकतवर शिकारी थे। पूरी धरती पर इनका ही राज चलता था। एक्सपर्ट बताते हैं कि लगभग 6 करोड़ साल पहले धरती पर आए टाइटेनोबोआ आने वाले 50 लाख सालों तक धरती पर एक छत्र राज करते रहे। उस समय धरती पर जन्म लेने वाले दूसरे प्राणियों में इस दैत्याकार सांपों की दहशत भरी होती थी। टाइटेनोबोआ के टाइम इंटरवल को पैलियोसिन पीरियड कहा जाता है। बोआ फैमिली के सांप आकार में बहुत बड़े होते थे और सबसे बड़ी बात यह है कि यह जहरीले नहीं होते थे। बोआ फैमिली के इन सांपों का घर हमेशा से अमेरिकन कॉन्टिनेंट रहा है। यानी जिस क्षेत्र में आज के तारीख में एनाकोंडा पाए जाते हैं, उसी क्षेत्र में उस समय टाइटेनोबोआ भी पाए जाते थे। अब आपके दिमाग में यह सवाल उठ रहा होगा कि फिर वह क्या वजह थी कि टाइटेनोबोआ पूरी तरह से नष्ट हो गए। तो इसके बारे में एक्सपर्ट का कहना है कि जिस समय धरती पर इतने बड़े सांप हुआ करते थे, उस समय धरती का टेम्परेचर आज की तुलना में 10 से 12 डिग्री ज्यादा हुआ करता था और वही क्लाइमेट इनके जिंदा रहने के लिए ज्यादा अच्छा था। लेकिन बदलते वक्त के साथ धरती ठंडी होती चली गई और गिरते टेम्परेचर की वजह से टाइटेनोबोआ सरवाइव नहीं कर पाए और धीरे धीरे उनकी पूरी प्रजाति खत्म हो गई। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि सांपों की यह प्रजाति जितने समय तक धरती पर रही, उसने अपने पूरे वर्चस्व के साथ राज किया। अब अगर हम इन दोनों के बीच होने वाली फाइट पर बात करें तो आइए जान लेते हैं इन दोनों सांपों के बीच ऐसी कौन कौन सी क्वालिटी है जिनके बीच इनका सीधा मुकाबला होगा। आकार, आमने सामने की लड़ाई में तो जिसका आकार ज्यादा होगा वह भारी पड़ेगा। इस मामले में अगर हम एनाकोंडा की बात करें तो इनकी सामान्य लंबाई 15 से 20 फीट की होती है। हालांकि इस समय मेल एनाकोंडा फीमेल के मुकाबले ज्यादा लंबा होता है। अभी तक सबसे लंबे एनाकोंडा की लंबाई 33 फीट नापी गई है, जिसका वजन 400 किलो था। जी हाँ दोस्तों, 400 किलो। यह सांप भी एक ग्रीन एनाकोंडा था, जिसे आज की तारीख का सबसे बड़ा सांप माना जाता है। वाकई में आज एनाकोंडा का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। टाइटेनोबोआ, इसमें कोई शक नहीं है कि टाइटेनोबोआ एक बहुत ही बड़ा और लंबा सांप है। धरती ने इस सांप के बाद इतने बड़े बड़े सांप फिर दोबारा कभी नहीं देखे। समय था साल 2009, जब कोलंबिया के नॉर्थ ईस्ट सेरिजोन फॉर्मेशन की कोल माइंस में टाइटेनोबोआ सांप के फॉसिल्स पाए गए थे। इन फॉसिल्स को देखने के बाद यह पता लगा कि आखिर टाइटेनोबोआ सांप कितनी लंबाई के हुआ करते थे। इनकी लंबाई 13 मीटर यानी कि लगभग 43 फीट हुआ करते थे। यह सांप आज के एनाकोंडा के मुकाबले लगभग 3 गुना ज्यादा लंबे थे। अब सांप की लंबाई इतनी अधिक थी तो डेफिनेटली इसकी चौड़ाई और वजन भी जबरदस्त रहा होगा।
इनकी चौड़ाई लगभग 3 फीट की होती थी और इनका वजन लगभग 1100 किलोग्राम होता था। लेकिन इन पर रिसर्च करने वालों का कहना है कि वास्तविकता में ऐसे सांप की लंबाई इससे भी ज्यादा हुआ करती थी। तो साइज और वेट के मुकाबले में एनाकोंडा टाइटेनोबोआ के आगे कहीं नहीं रुकता। पानी में तैरने की क्षमता। अपने बड़े आकार के कारण इतने बड़े सांप को जमीन के ऊपर, पेड़ पौधों और छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों के बीच सरवाइव करना आसान नहीं होता। यही वजह है कि इतने बड़े सांप अक्सर या तो पानी में रहते थे या फिर दलदली जमीन में। यह बात एनाकोंडा पर भी लागू होती और टाइटेनोबोआ पर भी, मगर इसके साथ ही लगातार पानी में रहने के कारण ये बहुत अच्छे स्विमर होते हैं। कुल मिलाकर स्विमिंग के मुकाबले में इन दोनों सांपों की तुलना लगभग बराबरी की है। हंटिंग स्किल। टाइटेनोबोआ एक बड़े शरीर का मालिक था, लिहाजा उसको भूख भी बहुत लगती होगी और उसकी खुराक भी बड़े जानवर हुआ करते थे। जैसा कि हम जानते हैं कि यह सांप ज्यादातर पानी में रहते थे। पानी में रहने के कारण या पानी में रहने वाले जीवों को ही अपना शिकार बनाया करते हैं, जैसे कि मछलियाँ, बड़े मगरमच्छ और घड़ियाल। पानी में पाए जाने वाले रेप्टाइल्स और बड़े आकार के क्रिएचर्स इनकी खुराक हुआ करते थे। इनके होने का एहसास इनके शिकार को नहीं होता था। जब शिकार इनके हमले की रेंज में आ जाता था तो सबसे पहले यह उस पर अपने जबड़े से हमला करते थे, अपने दांतों से उसे पकड़ लेते थे और फिर अपनी पूरी बॉडी की कुंडली उस पर लपेट देते थे। फिर शिकार के शरीर पर इतना दबाव बनाते थे कि उसका दम फूलने लगता था। फाइनली उसके प्राण पखेरु उड़ जाते थे। इसके बाद वह शिकार को अपना भोजन बनाया करते थे। एनाकोंडा के शिकार करने की भी यही स्ट्रेटजी है, लेकिन उसके मेन्यू कार्ड में छोटे से जीव ज्यादा हैं, जैसे हिरन, फिश, कैपिज, कैपिवारा, टर्टल, बर्ड्स और कैमिन। और अगर इनका मूड बन जाए तो ये शिकारी जैगुआर को भी अपना भोजन बना लेते हैं। इस मुकाबले का रिजल्ट तो मुझे कुछ समझ में आने लगा है, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर गौर करना जरूरी है। ये तो आप समझ गए होंगे कि एनाकोंडा टाइटेनोबोआ के आगे कहीं नहीं ठहरता, लेकिन अगर लड़ाई जमीन पर होती है तो टाइटेनोबोआ के साथ उसका बड़ा आकार ही उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि जमीन पर फाइटिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्पीड से टर्न कर लेना और मूव करना आसान नहीं होगा। यानी कि टाइटेनोबोआ को अपने टर्निंग और फुर्ती के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। शायद इस पोजीशन में एनाकोंडा इस पर भारी पड़ सकता है, लेकिन अगर मुकाबला जमीन का ना होकर पानी में हुआ तो यकीन मानिए कि टाइटेनोबोआ एनाकोंडा को पानी में डुबा डुबा कर मार देगा और वह अपने लंबे शरीर से एनाकोंडा के शरीर पर कुंडली बनाकर लिपट जाएगा और फिर धीरे धीरे उसे ही अपना खाना बना लेगा। वैसे तो हमने दोनों का कंपैरिजन साइज, हंटिंग स्किल और स्विमिंग स्किल जैसे बेसिस पर किया है। इस कसौटी पर टाइटेनोबोआ के आगे एनाकोंडा छोटा पड़ जाता है। ऐसी सिचुएशन में उसके ही हारने की संभावना ज्यादा बन रही। अगर इन दोनों का मुकाबला होता है तो डेफिनेटली टाइटेनोबोआ के पास जीतने की संभावना ज्यादा है। अब मेरे हिसाब से तो वो जमीन पर टाइटेनोबोआ हार जाएगा और एनाकोंडा जीत जाएगा, लेकिन आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि क्या एनाकोंडा हर सिचुएशन में टाइटेनोबोआ को हरा सकता है? आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। जय हिंद।